ओके। जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बढ़िया होंगे एकदम। चलिए फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। और आज हम लोग करने वाले हैं। अच्छा, कल का वीडियो जरूर देखा होगा आपने, जिसमें हम लोगों ने रेक्टेंगल स्टार्ट किया था और रेक्टेंगल में कुछ बेसिक सी चीजें कराई थी, ठीक है। उसके आगे की आज हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है। कल हम लोगों ने देखा था कि अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट्स को मिलाया जाए तो क्या बनता था, रोम्बस बना था, याद है। और हमने कहा था अगर एंगल बाइसेक्टर्स मिलते हैं तो फिर वहां पर बनता था स्क्वायर, ठीक है। आज उसी के आगे की बात करने वाले हैं। चलो भाई रेडी हो जाओ फटाफट सब लोग। तो चलिए भाई, सबसे पहले बनाते हैं एक स्क्वायर, सॉरी रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल बना देते हैं, ठीक है। नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर एक बढ़िया सी प्रॉपर्टी बताने चल रहे हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास ये रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल में पैरेलल साइड्स होती है। ये साइड एल है और ये साइड एल है, और ये साइड दोनों पैरेलल होती है भाई। ये साइड है स्मॉल बी और ये भी साइड है स्मॉल बी। तो देखो है क्या भाई, कि अगर जैसे इसके अंदर मान लो कोई भी बेस ले लें, बेसिक प्रॉपर्टी है, ध्यान से सुनना। मान लो कोई भी एक बेस ले लें, मान लो चाहे तो मैं इस एल बेस को ले लूं और चाहे तो मैं इस बी बेस को ले लूं। किसी भी बेस को लेकर अगर मैं इसके अंदर एक मैक्सिमम साइज का, इसके अंदर किस साइज का, मैक्सिमम साइज का अगर मैं बनाना चलूं, क्या एक ट्रायंगल, क्या बनाने चलूं, ट्रायंगल, तो होगा क्या। जैसे मान लो मैंने इस बेस को पकड़ा और इस बेस के अंदर मैंने कुछ ऐसे बना दिया, तो बहुत सारे बच्चों को लगता है ये मिड पॉइंट, मिड पॉइंट नहीं है बेटा। इसके अंदर एक मैंने मैक्सिमम साइज का एक ट्रायंगल बना दिया। तो इसके अंदर जो ट्रायंगल बनाया है आपने, ठीक है, ए बी, और इसका नाम दे देते हैं ई। तो ये ए बी ई का जो एरिया है, ट्रायंगल ए बी सी का जो हमारा एरिया है, वो एरिया हमेशा क्वाड्रिलेटरल का एरिया का हाफ होगा, हाफ ऑफ क्वाड्रिलेटरल का एरिया ए बी सी डी। उम्मीद है ये बिल्कुल बेसिक सी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने बोला किसी भी बेस को लेकर। अब कुछ बच्चे सोच सकते हैं भाई कि सर आपने बेस यही क्यों लिया है। आप कोई भी बेस ले लो, कल को एक बच्चा आए और बोले कि भैया इस बार बेस में ये वाला ले ले, बेस ये ले लोगे तो इसके अंदर एक ट्रायंगल बना दो व्हाइट कलर। तो ये वाला जो एरिया होगा व्हाइट शेड जिसका बन रहा है, ठीक है, इसका भी एरिया हाफ होगा इसका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी। क्यों होगा, अब ये बात समझनी है तो सिंपल सा मैं ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला लगा देता हूं। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, ट्रायंगल का एरिया होता है, अगर मैं इस ट्रायंगल पे फोकस करूं, ग्रीन वाले पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वाला। अब इस ट्रायंगल में अगर तुम ध्यान से देखो तो इस ट्रायंगल में हमें बेस दिया हुआ है, बेस है ए बी जिसको एल कह रहे हैं, और हाइट यहां से अगर मैं डालूं तो ये परपेंडिकुलर हाइट होगी। हाइट को मैं डार्क कर देता हूं थोड़ा सा, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। जितनी हाइट ये है उतनी ही बी साइड है, तो ये रहा बी, और बेस है एल। तो एरिया अगर मैं ट्रायंगल का निकालने जाऊं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी ई क्या होगा, हाफ बेस, बेस क्या है ए बी, और हाइट है बी के बराबर, और ए बी एल की वैल्यू है, तो ये हो गया हाफ एल बी। अब हाफ एल बी आ गया, ये बात तो क्लियर है। अच्छा, क्वाड्रिलेटरल का एरिया, जो आपने आयत बना रखा है, आयत का एरिया क्या होता है, आयत का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, या बेस इनटू हाइट। बेस है एल और हाइट है बी, और एल बी का हाफ करेंगे तो वही आ जाएगा। तो आपने देखा कि किसी भी एक बेस को लेकर, कभी कभी यहाँ से सवाल एसएससी ने पूछा हुआ है कि दो ट्रायंगल इस तरह से बना दिए और दोनों को शेड कर दिया और बोला इसका एरिया निकालो, शेडेड पार्ट का एरिया। अब बच्चा परेशान, शेडेड पार्ट का एरिया कैसे, ठीक है। तो से एरिया, अब वही बात है कि कुछ बच्चे ये सोच सकते हैं कि भाई हम ये पहले ये वाला निकाल लें, अगर मैं पूरा डार्क कर देता तो इतना एरिया निकालना मुश्किल बात है, यहाँ से एरिया निकालना मुश्किल बात है, ये एरिया निकालना, तो अलग अलग नहीं निकाल सकते आप। तो इसी तरह से क्वेश्चन को करना होता है, बिल्कुल बेसिक सी बात है, आराम से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, क्या ये कर पाओगे, आसान सी चीज है, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फिर से बनाने चल रहे हैं भाई हम एक, ठीक है। और इसके अंदर मैं एक पॉइंट ले रहा हूं P, ठीक है। क्वाड है हमारे पास, रेक्टेंगल, दो साइड्स पैरेलल होती हैं एल और एल,
ये साइड भी हमारी पैरेलल होती है, ठीक है, ये साइड बी है तो ये साइड भी बी होगी। अब आपको पता है कि हमने एक पॉइंट लिया है इनसाइड दी क्वाड, ये जो हमारा आयत बना हुआ है इसके अंदर एक पॉइंट हमने पी लिया है। अब मैं क्या कर रहा हूं, पी से इन चारों शीर्षों को मिला देता हूं, इन चारों शीर्षों को मिला देता हूं। जैसे ही मिलाएंगे तो देखा आपने कि पूरा एरिया जो था, पूरा एरिया था, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, वो आपको पता है एल इंटू बी था। अरे हाँ या ना। अब इस L इंटू बी एरिया को आपने देखा चार हिस्सों में बट गया है। कितने हिस्सों में बट गया है? चार हिस्सों में। अगर इन हिस्सों के नाम दे दे, जैसे मैं इस एरिया को कहूं एरिया 1, इसको कहूं एरिया 2, इसको कहूं एरिया 3 और इस वाले पार्ट को बोलूं एरिया 4, तो यहां से एक रिजल्ट आता है। रिजल्ट ये है कि अपोजिट साइड्स के जो एरिया हैं, जैसे मैं कहूं A1 और A3 का जो एरिया है, तो इनका सम जो होता है वो A2 और A4 के एरिया के सम के बराबर होता है। अब ये बात तो भैया आपने बता दी कि होता है, लेकिन बातचीत तो यहाँ लटकी कि भाई क्यों, कैसे? अब इतने पार्ट का एरिया कैसे और इतने पार्ट का एरिया कैसे? तो चलो प्रूव करके देखते हैं। छोटी सी बात है, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन जानना जरूरी है, ठीक है? चलो सीखते हैं, सुना ध्यान से। अब यहाँ पर मैं एक करता हूँ इस ट्रायंगल का एरिया निकालने की कोशिश। इस ट्रायंगल में हमारे पास क्या मौजूद है? तो आप कहोगे भैया बेस मौजूद है हमारे पास, L आया ना। तो एक काम करते हैं, इसकी हाइट को h मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? h। यहां से यहां तक की जो हाइट है इसको मान लिया हमने h। तो इस ग्रीन वाले पार्ट का एरिया जो A3 है, तो A3 एरिया जो है वो हो गया हाफ बेस, बेस है L और हाइट है h। कई बात क्लियर है यहाँ तक? हाँ भैया क्लियर है। अब बात करते हैं ऊपर वाले हिस्से की, A1 की, ये वाला। यही क्यों निकाल रहे हैं भैया? ये इसलिए निकाल रहे हैं कि A1 और A3 हमको ऐड करना है। A1 का सर कैसे निकलेगा? तो आप कहोगे सर बेस पता है L है और यहाँ से ये परपेंडिकुलर और पता चल जाए हाइट, तो काम हो जाएगा। तो जब मैं इस हाइट को एक्सटेंड करूंगा तो यहाँ पर अब पूरी लेंथ यहाँ से यहाँ तक B थी, यहाँ से यहाँ तक H है, तो क्या ये बची हुई साइड नहीं आ सकती? तो आप कहोगे यस, B में से H हटा दिया जाए, आ जाएगा B माइनस H। बिल्कुल सिंपल सा है। अब इसका भी एरिया निकाल लेते हैं। एरिया है A1 और A1 का एरिया हो जाएगा हाफ, बेस है L, बेस है L और हाइट है B माइनस H, B माइनस H। अब मुझे इन दोनों एरिया को जोड़ना है, तो चलो जोड़ देते हैं। जब जोड़ेंगे बेटा A1 प्लस A3 बराबर होगा, अब ध्यान से देखो 1/2 1/2 L L दोनों में है, तो मैं दोनों को कॉमन ले लेता हूँ, दोनों को मैं कॉमन ले लेता हूँ। 1/2 और L बाहर हो गया। अंदर क्या बचा? अंदर बचा यहाँ पर H प्लस यहाँ पर बचा B माइनस H। अब आपने देखा कि भैया माइनस का H प्लस का H कैंसल आउट हो गया, आया ना। अब यहाँ पर जो देखेंगे तो आप देख रहे हैं हाफ L B। अभी आप थोड़ी देर पहले आपने कहा था कि पूरे का एरिया LB होता है और A1 A3 जोड़ा तो हाफ LB आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि जब A1 और A3 वाला एरिया, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया आधा है, तो फिर ये दोनों भी आधा ही होगा, तभी तो पूरा बनेगा जाके। अरे हाँ या ना। बहुत आसान सी भाषा है, बहुत आसान सी चीज है, इसमें बहुत ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है जो आप नहीं समझ पाओगे, ठीक है। तो इससे ये प्रूव होता है कि अगर ये आधा है तो ये भी आधा होगा और ये दोनों बराबर के साथ साथ आप चाहो तो यहाँ पर मेंशन कर सकते हो ये एरिया हाफ LB के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? हाफ LB के बराबर होता है। कल को लंबाई और चौड़ाई केवल दे दी और इस तरह से बना दिया और बोला इसका और इसका एरिया बताओ, तो अब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको लगेगा कि भाई ये हाइट तो हमको पता ही नहीं या कहीं मिड पॉइंट तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं सोचना है, इन दोनों का एरिया आधा होता है, इन दोनों का एरिया भी आधा। ठीक है भाई, क्या बात क्लियर है? चल थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब यही P पॉइंट इनसाइड था, क्या P आउटसाइड हो तब भी यही रिजल्ट फॉलो करेगा? हाँ जी बिल्कुल फॉलो करेगा। मैं दो चीज डायग्राम बना दे रहा हूँ, जरा दोनों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दोनों के रिजल्ट भी लिख दूंगा, आप चाहोगे तो मैं प्रूव कर दूंगा, वैसे हमें लग नहीं रहा जरूरत है। अगर P पॉइंट इनसाइड है तब भी वही रिजल्ट आएगा। ध्यान से देखो, ये रहा और ये रहा, नाम दे देते हैं A1
A2, A3 और A4। ठीक है, यहाँ भी वही है, ये पैरेलल साइड्स है, ये वाली साइड्स पैरेलल है। ठीक है, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, यहाँ भी नाम दे देते हैं भैया ए बी सी और डी। और इस बार पी पॉइंट को कहीं बाहर ले लेते हैं। मान लो हमने पी पॉइंट यहाँ पर ले लिया, आपको क्या करना है, पी से मिलाना है, ए को पी से मिलाना है, बी को पी से मिलाना है, सी को और पी से मिलाना है। 4 हिस्से यहाँ भी बन गए। एक हिस्सा इधर वाला A1, इसके बगल में ये वाला हिस्सा हो गया है। ठीक है, ये वाला हिस्सा हो गया है, तो ये वाला हिस्सा हो जाएगा A2। ठीक है, इधर वाला, वैसे A2 तो बगल में लिया है ना हमने, ये वाला हिस्सा हो गया, इसका नाम दे देते हैं A2। ठीक है, ये रख देते हैं A3 और ये वाला हिस्सा हो गया A। ठीक है, ऐसे पकड़ रहे हैं, तो इधर पीछे साइड की तरफ जो बन रहा है, ठीक है, वो वाला है। क्लियर है बात? तो अब अगर पी पॉइंट लिया है तो फिर से वही होगा, अपोजिट साइड्स का सम। A4 और इधर A2 की तरफ ले रहे हैं, ये A2 था, ठीक है, ये A3 है। ठीक, A4 और A2, तो इस तरह का पी पॉइंट अंदर भी हो सकता है, बाहर हो सकता है। अगर किसी को ये कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहा है तो मैं इसको एक काम करता हूँ, पी ऊपर लेके दिखा देता हूँ। ठीक है, पी मान लो यहाँ पर है, नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। यहाँ से मिलाया, यहाँ से मिलाया, यहाँ से मिलाया, फिर यहाँ से मिलाया। ठीक है, ये वाला हिस्सा A1, ये A2, ये A3 और ऊपर वाला हिस्सा A4। ठीक है, पीछे वाला तो A2 और A4, ये A4 आगे है, थोड़ा सा सोचो कि पी पॉइंट ऊपर। इस तरह का पार्ट जब भी आएगा तो दोनों का रिजल्ट सेम रहने वाला है। क्या सेम रहेगा कि A1 और A3 का जो सम होगा वो बराबर होगा A2 और A4 के, और ये एरिया होगा हाफ LP के बराबर। यहां तक की बातचीत क्लियर होगी आपकी? बताइए भाई, क्या यहां तक कोई दिक्कत है? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये तो हो गया हमारा एरिया पर बेस्ड। अगला एरिया पर बेस्ड नहीं है, साइड पर बेस्ड है। दोनों डायग्राम में फिर से बना देता हूँ। ठीक है, एक ये रहा आयत और एक ये रहा आयत। ठीक है, नामकरण कर देते हैं ए बी सी डी। पी पॉइंट इनसाइड ले लेते हैं यहाँ पर, इसको मिला दिया यहाँ से, इसको मिला दिया यहाँ से और इसको मिला दिया यहाँ से। ठीक है, कुछ लोग ये सीधा लग सकता है, तो मैं एक काम करता हूँ, पी पॉइंट को कहीं और ले लेता हूँ। ठीक है, मान लो पी पॉइंट मैंने यहाँ ले लिया। ठीक है, मिला दिया, ये रहा, ये साइड यहाँ रही और ये साइड। ठीक है, इसमें भी पी पॉइंट बाहर की तरफ ले लेते हैं, यहाँ पर नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। पी से मिलाया ए को, पी से मिलाया बी को, फिर ठीक है, पी से मिलाया सी को और पी से मिलाया डी। अब यहाँ एरिया नहीं चाहिए, यहाँ मैं बात कर रहा हूँ साइड्स पर। किस पर बात कर रहा हूँ बेटा? साइड्स। कौन साइड्स है हमारे पास? तो यहाँ 4 साइड्स बन रही है, पी ए बन रहा है, पी बी बन रहा है, पी सी और पी डी। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पी ए का स्क्वायर और पी सी का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है पी बी स्क्वायर और पी डी स्क्वायर के। ठीक है, सेम रिजल्ट इसके लिए भी है और सेम रिजल्ट इसके लिए भी। अब बात ये है कि यहाँ पर ये आया कहाँ से? तो यहाँ पर आप सिंपली फिर से वही है, हाइट्स को मानकर आप पाइथागोरस लगा सकते हैं, और पाइथागोरस लगाने के बाद फिर आप इस तरह के रिजल्ट्स बना सकते हैं। पी ए स्क्वायर का रिजल्ट बनेगा, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए, ये लेंथ ले लीजिए और ये लेंथ कुछ नाम ले लीजिए। ठीक, उसके बाद पी सी स्क्वायर लिखना है तो इस लेंथ को आगे बढ़ा दीजिए, तो ये लेंथ आ जाएगी, पूरी एल मानी थी, फिर ये लेंथ घटा के इसका स्क्वायर बराबर ये बेस का स्क्वायर, जितना ये था उतना ये बनेगा। तो फिर दोनों को जोड़ेंगे तो इस तरह का रिजल्ट आएगा। चाहो तो कर दें, वैसे हमें लग नहीं रही है कोई जरूरत है इसकी। ठीक है, फिर भी अगर किसी बच्चे को लग रहा है बता दिया जाए, तो मैं बता देता हूँ। थोड़ा सा पूरा नहीं लिखेंगे बट आप समझ जाइएगा। ठीक है, चलो देखो ध्यान से सुनना। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, ठीक है, इसको एम बोल देते हैं। जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ है, इस लाइन के परपेंडिकुलर, तो फिर ये लेंथ और ये वाली लेंथ, अगर ये लेंथ और इसको एन कह दें, तो जो ये लेंथ है उतनी ही लेंथ ये होगी, जितनी लेंथ ये है उतनी ही लेंथ ये होगी। ऐसे मैं यहाँ से ड्रॉ करूंगा,
तो अब यहाँ पर कई सारे हमको दिख रहे हैं, ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ से जब मैं लिखूंगा पीए तो मुझे सबसे चाहिए पहले पीए का स्क्वायर। तो पीए का स्क्वायर क्या होगा, पीए का स्क्वायर ये होगा पीएम का स्क्वायर प्लस एएम का स्क्वायर। बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है। ऐसे मुझे पीबी चाहिए या पीसी जोड़ना है तो मैं लिख रहा हूँ पीसी का स्क्वायर, पीसी का स्क्वायर, पीसी इधर देखो, पीसी का स्क्वायर, पीसी का स्क्वायर ऊपर की तरफ ले लो या इस साइड ले लो, बात एक ही पड़ेगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो पीसी स्क्वायर बराबर मैं लिख लेता हूँ, ये वाली साइड में लिख सकता हूँ पी एन स्क्वायर और प्लस एन सी स्क्वायर। अब अगर तुम ध्यान से देखो तो अभी रिप्लेसमेंट करेंगे बाद में, ठीक है। इस साइड वाले में लिख रहा हूँ पीबी स्क्वायर का, मैं लिख रहा हूँ पीबी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर कितना होगा पीबी, तो चाहे तो इस साइड वाला तो पीएम स्क्वायर और प्लस एम बी स्क्वायर, एम बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद मुझे पीडी स्क्वायर चाहिए, पीडी स्क्वायर लिख लेते हैं। पीडी स्क्वायर करेंगे तो पीडी ऊपर वाला साइड पकड़ लेते हैं, ये वाला पीडी है, पीडी वाला चाहे ये वाली साइड पकड़ लो चाहे ऊपर वाली पकड़ लो, तो पी एन स्क्वायर और प्लस डी एन स्क्वायर, ठीक है। अब मैं कुछ रिप्लेसमेंट करूंगा, कहां से कैसे करेंगे, क्योंकि मुझे इन दोनों को जोड़ना, चार टर्म यहाँ भी है और चार टर्म्स यहाँ भी है, जो सेम है उनको रिप्लेस नहीं करेंगे, जो सेम नहीं है उनको रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। दोनों जोड़ेंगे तो चारों एक साथ हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पीएम है, यहाँ भी पीएम है, कोई दिक्कत नहीं है, पीएन है, पीएन है कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ एएम है और यहाँ लिखा है एमबी। अब एएम, अब ध्यान से देखो एएम जो लेंथ है वो डीएन के बराबर है, जो एएम की लेंथ है मैं लिख देता हूँ एएम बराबर किसके है डीएन। जब एएम स्क्वायर है तो मैं यहाँ पर डीएन स्क्वायर की जगह पर क्या एएन स्क्वायर लिख सकता हूँ, आप कहोगे यस, हाँ या ना जल्दी बोलो। अब मुझे चाहिए एनसी, एनसी को देखो, एनसी जो लेंथ है वो एम बी के बराबर है, जहां एम बी है वहां मैं एनसी लिख सकता हूँ, तो यहाँ लिख सकता हूँ एनसी स्क्वायर। अब अगर चारों रिजल्ट को देखूं, एम बी बराबर जो है वो किसके बराबर है एनसी, ये दोनों का रिप्लेसमेंट मैंने यहाँ किया, ठीक। तो अब बताओ पीएम पीएम एएम ए एएम कहाँ गया, एएम डीएन के बराबर है, एएम डीएन के बराबर, अच्छा एएम लिखना है सॉरी, एएम स्क्वायर पीएन स्क्वायर पीएन स्क्वायर एनसी स्क्वायर एनसी स्क्वायर, जो जोड़ेंगे चारों दोनों साइड के बराबर हैं, इसका मतलब हुआ कि पीए स्क्वायर प्लस पीसी स्क्वायर बराबर पीबी स्क्वायर प्लस पीडी स्क्वायर होता है। अब ये चीज या तो आप पहले से याद रखो, ठीक है, याद नहीं रखोगे तो फिर ये आपको बनाना पड़ेगा पेपर में, पेपर में बनाने से अच्छा है कि आप ध्यान से देखिए अपोजिट साइड्स, इसमें भी ध्यान से समझना होगा कि अपोजिट साइड्स जो है हमारी उनका स्क्वायर का जोड़ते हैं। जैसे पी से हमने इधर वाला लिया तो इसके अपोजिट ये वाला लिया और फिर ये दोनों अपोजिट ले लिए, तो इन दोनों का स्क्वायर करके जब जोड़ेंगे तो वो सम बराबर है। कहां से आया पाइथागोरस, कितनी बार लगाया चार बार, कितनी बार लगाया चार बार, फिर उसके बाद क्या किया रिप्लेसमेंट किए, फिर उसके बाद बराबर हो गया, पता चला कि दोनों का सम क्या होता है बराबर। कल को एक सिंपल सा सवाल आ सकता है, कैसा आ सकता है, मान लो कल को एक एग्जाम में इस तरह का सवाल दे दे, बोले ये आयत है, क्या है आयत है, ठीक है आयत, और यहाँ पर एक पॉइंट दे दे पी, तो यहाँ से मिला दे कुछ इस तरह से, ठीक है ऐसे, और बोल दे कि ये 3 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है, और बोल दे कि ये 5 नहीं, इसको मान लेते हैं ये 3 है और इसको कह देते हैं 6 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये x है, तो फाइंड x, x कैसे आएगा। अब बहुत सारे बच्चे यहाँ पाइथागोरस लगाने की कोशिश करेंगे, आएगा, ये करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। अब सिंपल आपको तरीका याद है तो क्या होगा, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस एक्स स्क्वायर। सिंपल, 36 और 9 कितना हुआ, 36 और 9 हुआ 45, माइनस 25 कितना बचा एक्स स्क्वायर, 20 आ गया एक्स स्क्वायर की वैल्यू, तो एक्स का मान कितना आ गया 2√5, कितना आ गया 2√5। उम्मीद है ये आसान सा सवाल कर पाओगे आप। अगर ये चीज नहीं पता है तो फिर इसको निकालने में आप बिल्कुल टाइम लगाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ से परपेंडिकुलर डालोगे, फिर इसको कुछ मानोगे इसको कुछ मानोगे, ठीक, फिर आप कैसे निकालोगे, फिर वही बात आएगी कि ये 6 दे रखा है, फिर इसको जो लेंथ मानोगे फिर वो मानोगे, इस तरह से आप कॉम्प्लिकेशन में फंस जाओगे, जबकि ये आसान है। ऐसे अगर बेसिक से करने जाओगे तो टाइम लगेगा, लेकिन बात वही है कि अगर ये तरीका पता है तो आराम से कर पाओगे। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, फटाफट नोट करो,
इसको एक नाम से और जानते हैं, कोई भी बच्चा कमेंट करके बता सकता है क्या इसको किस नाम से जाना जाता है? कोई बच्चा बताएगा? अगर किसी को पता हो तो बताइएगा, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ। इस थ्योरम का जो नाम है वो है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। क्या नाम है इसका? ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। ठीक है, ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम नोट कर लीजिए, इसी को कहा जाता है ब्रिटिश फ्लैग थ्योरम। नोट करिए, हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, ये बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। आएगा तो फिर कॉम्प्लिकेशन होंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, आएगा अगर तो कॉम्प्लिकेशंस होंगे जिसमें दिक्कत होगी बच्चों को। ठीक है, चलिए भाई। क्या आयत में किसी भी बच्चे को दिक्कत है जिसको लग रहा हो कि भैया नहीं आयत हमको नहीं समझ में आया? ठीक है, आयत में बेसिक प्रॉपर्टीज ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें देखो और भी हैं जिनमें आप रिलेट करने को बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ठीक है, क्या क्या और हो सकता है ना, सारी चीजें करके देख सकते हैं। अब चलो दो चीजें मैं पूछ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मान लो जैसे मेरे पास एक आयत है, ठीक है, ये रहा आयत, और इधर भी मैं एक आयत और बना देता हूँ। तो मैं दो चीजें करना चाहता हूँ, मैं सर्कल ड्रॉ करना चाहता हूँ। क्या ड्रॉ करना चाहता हूँ? सर्कल। अब एक सर्कल क्या मैं अंदर बना सकता हूँ? सर्कल बना, इसके अंदर सर्कल बनाना चाहता हूं मैं। ठीक है, मैक्सिमम साइज का। इससे बड़ा सर्कल बन सकता है कि नहीं बन सकता, आप सोच समझ के बताइएगा। क्या इससे बड़ा सर्कल बन सकता है? आप कहोगे नहीं बन सकता। इधर भी हो सकता है, बीचों बीच भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि आप कैसा बनाना चाहते हैं। ठीक है, इसी तरह का मैं एक सर्कल बाहर बनाना चाहता हूं। एक सर्कल में बाहर बना, दोनों चीजें ध्यान से सुनो, मैक्सिमम साइज का और मिनिमम साइज का। मिनिमम नहीं कह सकते, अंदर की तरफ मैक्सिमम साइज की तरफ और बाहर की तरफ जो चारों, देखो यहाँ पर क्या है, ये सर्कल चारों शीर्षों को नहीं छू रहा है लेकिन है आयत के अंदर। तो आयत के अंदर, आयत के अंदर बने सबसे बड़े, सबसे बड़े सर्कल का रेडियस, इंपॉर्टेंट है रेडियस, रेडियस का मतलब त्रिज्या। और यहां पर क्या है, आयत के अंदर है, और ये क्या है, आयत के बाहर, आयत के बाहर सर्कल जो चारों शीर्षों को, किसको बेटा, चारों शीर्षों को टच कर रहा हो। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है, टच कर रहा हो, टच कर रहा। इस तरह के दो केसेस में बना के दे रहा हूं। ठीक है, दोनों हो सकते हैं, बन सकते हैं। बात आती है कि रेडियस कैसे निकलेगी। अब यहां पर देखो, ये एक आयत है, आयत का नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ये साइड एल है, ये साइड भी एल है, ये साइड बी है, और ये साइड भी बी है। अब अगर इस केस में मुझे रेडियस निकालनी हो तो कितना होगा? तो रेडियस देखो यही होगी, यहां से मिड पॉइंट से ये पूरी लेंथ, यहां से यहां तक की लेंथ को हम बोलते हैं 2r। ये r है और ये भी r है। जो 2r की वैल्यू है वो है b के बराबर। तो r की वैल्यू हो जाएगी b/2। b/2 का मतलब ये हुआ, देखो लंबाई बड़ी होगी, जो छोटी लंबाई होगी तो r बराबर लिख सकते हैं स्मॉल लेंथ, स्मॉल लेंथ, जो स्मॉल लेंथ होगी अपॉन में 2। बड़ी लेंथ का नहीं, स्मॉल लेंथ का आधा, वो हमारा रेडियस। बड़ी लेंथ का आधा क्यों नहीं होगा? मान लो जितना छोटा होगा सर्कल उतना ही छोटा हो जाएगा अगर अंदर है तो। अब मैक्सिमम एक चीज और हो सकती है कि ये सर्कल इस साइड को छू रहा हो, इस साइड को छू रहा हो, और हो सकता है सर्कल अगर इधर शिफ्ट कर दे तो इसको छू रहा हो, इसको नहीं छूएगा। मतलब सर्कल एक टाइम पर केवल 3 साइड्स को टच कर रहा होगा, चौथे को नहीं करेगा।
अब एक बच्चा बोला भैया अगर चौथे को कर ले तो, अगर उसने चौथे को भी कर लिया तो फिर आयत जो है ना बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा भैया? आयत नहीं रहेगा, फिर वो बन जाएगा स्क्वायर। क्या बन जाएगा? स्क्वायर। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर ये बात नहीं समझ में आई तो धीरे धीरे आगे समझ में आएगा। ठीक है, स्क्वायर बनेगा, क्यों बनेगा? जब मैं सर्कल पढ़ाऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि सर्कल की एक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, कि जो टेंजेंट्स की लंबाइयां होती हैं वो बराबर होती है। और ये चीज मैंने अभी बेसिक क्वाड्रिलेटरल में भी ये चीज समझाई थी। ठीक है, तो बड़े आराम से पढ़ो। देखो हमारा ये नहीं है कि मैं आया एकदम बहुत एकदम जबरदस्त ये ट्रिक वो ट्रिक, ट्रिक ट्रिक नहीं, चीजों को काम करो, आराम से सुनो, आराम से नोट्स बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, चलो अब आते हैं इस पर कि अगर आयत के बाहर सर्कल बनाए जो चारों शीर्षों को छू रहा हो, जैसे यहाँ पर छू रहा है, यहाँ पर छू रहा है, यहाँ पर और यहाँ। अब ये आयत है, ये इसके पैरेलल है, ये एल है, ये भी एल है, ये बी है और ये भी बी है हमारी, और ये दोनों के पैरेलल। अब बात ये है कि मुझे रेडियस चाहिए, तो रेडियस कैसे होगी? तो इससे अगर यहां से मिला दिया जाए तो निश्चित रूप से ये सेंटर है हमारा, तो ये लेंथ आर होगी, ये लेंथ आर होगी, और ये जो पूरी लेंथ है ये सर्कल के लिए 2r है, सर्कल के लिए 2r है, जबकि हमारे लिए तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और राइट एंगल ट्रायंगल में ये L है और ये B है, और ये लेंथ होगी अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। सर ये कहां से आया? भैया ये हमने सिंपली पाइथागोरस लगाया है। क्या लगाया है? पाइथागोरस। तो 2r की वैल्यू आ गई अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अगर किसी को लग रहा हो कि ये कहां से आया, तो भैया हमने सिंपली ये लगाया है, ये L है, ये B है, मुझे ये लेंथ चाहिए, तो ये लेंथ क्या होगी? ये कर्ण है, कर्ण का स्क्वायर बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको x मान ले तो x बराबर क्या होगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, x का मान अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। वही ये जो लेंथ है उसी को हमने ये किया, ये 2r के बराबर, तो r का मान कितना होगा? तो अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का हाफ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? हाफ। तो ये चीज आप आराम से कर पाओगे इन दोनों केसेस में, किसी बच्चे को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ इसमें बहुत खास है नहीं जो लग रहा हो कि तुमको नहीं आए। ठीक है, इसको नोट करो, फिर मैं और बताता हूँ। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट लिखवाएंगे, पहले इसको लिख लो, नोट करिए, मैं हट जाता हूँ। देखो नोट्स बनाया करो, बहुत सारे बच्चे स्क्रीनशॉट में विश्वास करते हैं, तो स्क्रीनशॉट में विश्वास मत करिए। स्क्रीनशॉट से हो सकता है आपका फोन भरा पड़ा हो, लेकिन आप उसको नहीं देखोगे, लेकिन जब आप रिवीजन करने जाओगे तो स्क्रीनशॉट्स थोड़ी ना स्क्रॉल करोगे, तब आप प्रॉपर नोट्स उठाओगे और चीजों को ध्यान से देखते चलोगे, फिर ये पॉइंट्स जो होते हैं इन्हीं को आप मेंशन करते हो। ये तो हो गया भैया रेडियस। चलो अब एक बच्चे ने बात को पूछा कि भैया जैसे ये सर्कल था हमारा, ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और समझाने चलना, ध्यान से सुनना। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपसे कोई कहता है कि सर्कल के अंदर मैक्सिमम एरिया का अगर रेक्टेंगल बनाया जाए, रेक्टेंगल बनाए, तो वो रेक्टेंगल ना रह के, अगर मैक्सिमम एरिया चाहिए, रेक्टेंगल ना रह के, रेक्टेंगल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? स्क्वायर। ये कि बात कितने बच्चों को समझ में आई? मतलब मैं ये चाहता हूं कि अगर मैं किसी सर्कल के अंदर, बात समझो, जैसे मैं इधर बना रहा हूं, ध्यान से सुनना। जैसे मान लो कि मैं एक सर्कल बना रहा हूं, ठीक है, यहाँ पर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया, और इसके अंदर मैं मैक्सिमम साइज का एरिया चाहता हूँ, मैक्सिमम साइज का एरिया अगर चाहता हूँ, तो ये रेक्टेंगल में प्रॉपर्टी क्या होती है? बहुत सारे बच्चों को लगता है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी ये होती है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एंगल 90 डिग्री का होता है। तो 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री और 90 डिग्री, एल, एल, बी और बी।
अब अगर इसका मैक्सिमम एरिया चाहिए हमको कि एरिया मैक्सिमम आए, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता। एक्चुअल में है क्या कि रेक्टेंगल भी अपने आप में जो सॉरी रेक्टेंगल नहीं, स्क्वायर भी अपने आप में एक तरह का रेक्टेंगल ही होता है, क्योंकि इसकी भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा होता है। अपनी तो है ही है खुद की, इसकी भी कर रहा है। इसकी प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स बराबर होनी चाहिए। स्क्वायर की अपोजिट साइड्स क्या होती है? स्क्वायर की अपोजिट साइड्स, अब मेरी बात सुनना ध्यान से, ये बात से बहुत लोग सहमत भी होइएगा, बहुत सारे बच्चे हो सकता है ना माने। स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल है, क्योंकि ये स्क्वायर जो है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी रखता है। अब कैसे रखता है? अच्छा, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है अपोजिट साइड्स बराबर होनी चाहिए, तो हमने कहा भैया अपोजिट साइड्स तो बराबर है यहाँ पर। फिर उसने बोला अपोजिट साइड्स पैरेलल होनी चाहिए, तो हमने कहा भाई स्क्वायर में भी पैरेलल होती है तो पैरेलल भी होनी चाहिए। फिर रेक्टेंगल ने बोला कि भैया मेरी एक प्रॉपर्टी और होती है कि प्रत्येक एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का होता है, तो स्क्वायर बोला भैया ये भी प्रॉपर्टी हमारे पास है। इसका मतलब है कि ये बात समझ में आ गई कि भैया रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी रखता है कौन? स्क्वायर। स्क्वायर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी भी रखता है। अब बात वही है कि स्क्वायर भी एक तरह का रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया पूछ रहे हो, तो फिर तभी वो पॉसिबल होगा जब वो एक स्क्वायर की फॉर्म में होगा। कभी कभी ये सवाल पूछा जाता है पेपर में, लैंग्वेज बेस्ड पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है कि बताओ उस रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर होगा? यदि मैक्सिमम एरिया चाहिए तो रेक्टेंगल का एरिया स्क्वायर के एरिया के बराबर होगा, या वो स्क्वायर ही होगा जब आप मैक्सिमम एरिया निकालने जाओगे। जब आप रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया, मान लो आपसे किसी ने बोला कि एक सर्कल है, इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाना है, उसने बोला हाँ बना देंगे भैया हम। एक टास्क समझो, ऐसे समझो अगर नहीं समझ में आ रहा तो। जैसे मान लो कि बातचीत ऐसे हुई, उसने बोला, एक लड़के को बुलाया, बोला ये सर्कल दिख रहा है? बोला हाँ भैया दिख रहा है। बोला इसके अंदर एक रेक्टेंगल बनाओ, तो उसने कहा रेक्टेंगल बना देते हैं, क्या ही दिक्कत है। उसने तुरंत रेक्टेंगल बनाने के लिए ड्रॉ किया फटाक से ऐसे। तो उसने बोला रेक्टेंगल बनाना तो है, लेकिन रेक्टेंगल का एरिया जो है ना सबसे बड़ा आना चाहिए, उससे ज्यादा एरिया ना निकले। तो जब उसने बनाने की कोशिश की रेक्टेंगल, रेक्टेंगल तो बन रहा था, लेकिन एक्चुअल में वो रेक्टेंगल ना बन के वो क्या बन जाएगा? वो स्क्वायर की तरह हो जाएगा। जब एल बराबर बी हो जाएगा, जब एल बराबर बी, मतलब जब एल बराबर बी हो जाएगा, तब वो मैक्सिमम एरिया देगा। तब वो क्या देगा? मैक्सिमम एरिया देगा, अदरवाइज वो मैक्सिमम एरिया नहीं देगा। ठीक है भाई, तो क्या ये बात क्लियर है? कोई ऐसा बच्चा है जिसको लग रहा है कि मैं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज नहीं समझ में आई? कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसको लग रहा है कि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज हमको समझ में नहीं आई? ठीक है, बड़ी आसान सी चीज है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। चलिए, हमारा रेक्टेंगल का जो पार्ट था वो हो गया है कंप्लीट। अब हम लोग करने वाले हैं नेक्स्ट टाइप का जो क्वाड्रिलेटरल है, उसका नाम है स्क्वायर। क्या नाम है भैया? स्क्वायर। तो बेसिक प्रॉपर्टीज में बता देता हूँ, इसकी जो थ्योरम्स वगैरह हैं वो नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे। एक सेकंड रुकिएगा, जूम की प्रॉब्लम है थोड़ी सी। दिख रहा होगा। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है स्क्वायर। स्क्वायर को हम लोग बोलते हैं बेटा वर्ग। आज बेसिक चीजें जान लेते हैं कि वर्ग के बारे में क्या क्या है, पता है हमको। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए, वर्ग नाम दे देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, ये लाइन इसके पैरेलल और ये लाइन इसके पैरेलल, चारों साइड्स इक्वल, साइड ए साइड ए साइड ए और साइड ए, चारों एंगल्स इक्वल 90 90 डिग्री। ठीक है, चल, तो पहले मैं बेसिक चीज लिख देता हूँ। सबसे पहली बात कि ए बी बराबर जो होता है वो बी सी के बराबर है। बी सी किसके बराबर है? सी डी के बराबर। और सी डी किसके बराबर? डी ए के। और सब साइड्स किसके बराबर? ए। दूसरी बात करते हैं कि जो लाइन ए बी है वो पैरेलल है। ए बी लाइन पैरेलल है किसके? डी सी के। और जो लाइन ए डी है वो पैरेलल है किसके? बी सी। ये बात पता होनी चाहिए। ठीक, उसके बाद तीसरी बात अगर हम करें, तीसरी बात अगर मैं कभी आपसे कहूं कि भैया इसका परिमाप बता दो, परिमाप का मतलब पेरीमीटर बता दो। पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, जल्दी बोलो, ये होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, ऑल साइड्स, सभी भुजाओं का योग। और सभी भुजाओं का योग कितना? ए कितना आ जाएगा बेटा? 4a। अब मैं बात कर रहा हूँ चौथी, एरिया क्या होगा भैया? एरिया बता दो।
तो एरिया देखो यहाँ 2-3 तरह से निकलता है। एरिया क्या है? 2-3 तरह से निकलता है। सबसे पहला पॉइंट बता रहा हूँ एरिया का। पहला पॉइंट एरिया होता है बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट। बेस है ए और हाइट है ए, आंसर आ गया ए स्क्वायर। एक तरीका ये हो गया करने का, ठीक, जब हमें साइड दी होगी। दूसरा तरीका क्या होगा भैया? दूसरा तरीका ध्यान से सीखो। अगर मान लो कभी हमें डायगोनल दे दिया जाए, ये डायगोनल, ठीक है, इसका नाम है D1 और यहाँ से मैं एक डायगोनल खींच दूं, इसका नाम है D2। तो इसको दूसरा तरीका तो बाद में बताएंगे, पहले मैं 2 बातें और पूछ रहा हूँ। पहले 5वीं बात बताओ, क्या D1 बराबर D2 है? और 6वां क्वेश्चन ये है हमारा, क्या D1 जो है वो परपेंडिकुलर है ऑन D2? 2 क्वेश्चन है मेरे, बताइएगा ध्यान से। अगर कल की क्लास आपने देखी होगी तो ये चीज जरूर आप बता पाओगे कि D1 बराबर D2 है कि नहीं है। अब अगर ध्यान से देखो, D1 बराबर D2 की बात कर रहे हैं तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, जिसमें आप देखोगे कि AC स्क्वायर बराबर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर आ जाएगा। तो आपने देखा कि AC स्क्वायर की वैल्यू है 2A स्क्वायर। ऐसे ही अगर मैं निकालूं BD स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, राइट एंगल ये भी बना हुआ है, तो आपने देखा कि BD स्क्वायर की वैल्यू भी कितनी है? 2A स्क्वायर। जब दोनों वैल्यू बराबर है तो दोनों साइड्स बराबर, इसका मतलब D1 और D2 क्या होते हैं? आपस में। अगर D1 D2 बराबर हैं तो फिर मैं इसको एक काम करता हूँ, D ही मान लेता हूँ। तो क्या मान लेते हैं? D। D1 और D2 को मैंने D मान, क्या मान लिया? D1 D2 अलग अलग अच्छा नहीं लगेगा, ठीक, D। अब मेरा क्वेश्चन है D1 और D2 परपेंडिकुलर हैं, इसका मतलब है कि क्या ये 90 डिग्री पर कट करते हैं? क्या ये 90 डिग्री पर कट करते हैं, हाँ या ना? देखो, अगर कल की बात याद होगी तो मैंने आपको एक बेसिक सी बात बताई थी, बहुत छोटी सी। क्या बताया था? कि अगर एडजेसेंट साइड्स बराबर हैं तो फिर ये वाली जो लाइन है, ये वाली, अब आप बताओ ये 90 है, ये दो साइड्स बराबर हैं, तो फिर ये एंगल कितने का? 45। और ये एंगल भी कितने का? 45। तो आपको हो गई यस। फिर आपने कहा कि ये लाइन भी ऐसे ही काम करेगी। आप बताओ, ये साइड और ये साइड बराबर हैं और ये 90 लेके बैठा है, तो फिर ये एंगल कितने का? 45 का। और ये एंगल भी कितने का? 45। अब ये त्रिभुज देख लो ध्यान से, ये 45, ये 45, तो ये 90 आ गया। इसका मतलब D1 और D2 परपेंडिकुलर होते हैं। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका मैंने बताया था कि अगर हमारे जो डायगोनल्स हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमारे डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स, डायगोनल्स का मतलब होता है बेटा विकर्ण। जो हमारे विकर्ण हैं वो कोण समद्विभाजक होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं, कोण समद्विभाजक होते हैं। कोण समद्विभाजक का मतलब है एंगल बाइसेक्टर होते ही हैं। वो क्या होते हैं? एंगल बाइसेक्टर होते हैं। क्या होते हैं भैया? एंगल बाइसेक्टर होते हैं। अगर एंगल बाइसेक्टर होते हैं तो फिर इसका मतलब क्या है? कि 90 डिग्री पर काटेंगे। ठीक, ये चीज मैं पहले भी बता चुका हूं। दूसरी चीज ये बात भी समझो, अब डी को हमने मान ही लिया तो इसका एक एरिया और निकलता है। बी पार्ट से अगर मैं निकालने जाऊं, ठीक है, इसका बी पार्ट में लिखने जाऊं तो एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ D1 D2, और D1 D2 सेम है तो इसलिए मैं हाफ D स्क्वायर कर देता हूँ, हाफ D स्क्वायर। एंगल 90 डिग्री है, होता तो वही है हाफ D1 D2 साइन थीटा, ठीक है, लेकिन साइन थीटा साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसलिए वहां इग्नोर करके चलते हैं, वो आगे चीजें समझ में आएंगी। उम्मीद है ये बेसिक सी बिल्कुल बात, छोटी सी, क्या ये सबको समझ में आ गई? कल हम इसके कॉन्सेप्ट्स करेंगे और आगे की बातें करेंगे, स्क्वायर के बारे में सीखेंगे, ठीक है। ये एक तरह का ओवरव्यू है, बेसिक चीज जानकारी है स्क्वायर के बारे में, ठीक है। तो आप लोग रेक्टेंगल अच्छे से पढ़ लीजिएगा, उसके बाद हम कल शुरू करेंगे इसको और आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक मस्त रहिए।